सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है राहुल का निशाना, कितनी हकीकत कितना फसाना। यह विषय राहुल गांधी के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए कथित बयान के संदर्भ में है। कथित इसलिए क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस बयान की पुष्टि करने से इंकार किया है। दरअसल दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए कथित तौर पर यह कहा कि सिंधिया अगर कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन भाजपा में वह बैक बेंचर बनकर रह गए। अगर वह अर्थात ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रुक गए होते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। सिंधिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठन को मजबूत बनाने का विकल्प था। मैंने उनसे कहा था कि आप दिन मुख्यमंत्री बनोगे, लेकिन उन्होंने दूसरा ही रास्ता चुना। राहुल ने यह भी कहा कि आप देख लीजिए, वहां वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसके लिए उन्हें यहां वापस आना ही होगा। राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया भी दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति का उद्देश्य मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना नहीं है? क्या नेता की ताकत केवल पद से पहचानी जाती है? क्या पार्टी के रहकर उससे तो सुरक्षित नहीं होता है? साथ में जानने की कोशिश यह भी है कि राहुल गांधी की बात पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है। तमाम नेता कांग्रेस में ऐसे रहे जिनकी वरिष्ठता, जिनकी योग्यता, जिनकी के आधार पर यह माना गया कि वह एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे या किसी शीर्ष पद पर पहुंचेंगे, लेकिन उसके हिस्से में इंतजार ही आया। राहुल गांधी के बयान के तत्काल बाद नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश में किसी भी मामले पर बयान देने के लिए ख्यात है, उन्होंने बयान भी दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ दीजिए, सचिन पायलट पर ही प्रयोग करके दिखा दीजिए। क्या राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं? बहरहाल आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने अपनी गलती को स्वीकारा है, सामने वाले की गलती को बताया है, क्या कुछ किया है। खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अर्थात 9 मार्च 2020 को ही कांग्रेस को अलविदा कहा था। 1 साल बाद राहुल गांधी को लगा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में उन्हें कुछ कहना चाहिए। क्या है? भारतीय जनता पार्टी में जो दौड़ लगी हुई है नेताओं के जाने की, क्या उनको वाकई वह मुकाम मिल रहा है जिस उद्देश्य के लिए वो जाते हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। वो आगे बढ़ाए उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है, एक लाइन का है लेकिन कमाल का है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि त्वमेव पुल्लिकाम भक्ते वेदानीम रोदिशी, अर्थात तुम तो खुद खिलौना तोड़कर रोने बैठे हो। संस्कृत नाटक प्रियदर्शिका हर्ष द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक में यह वाक्य कहा गया है कि खिलौना तुम ही ने तोड़ दिया और तुम ही रोने बैठ गए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के पास में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करने का मौका था। वह नेतृत्व कैसा रहा, किस प्रकार का रहा, यह सबकी जानकारी में। अब उसके बाद जब युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित हो रहा है कि एक बार पुनः उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, पर उस कार्यकारिणी ने यह नहीं पूछा कि राहुल गांधी स्वयं तो हामी भरे कि वो अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है। रोका किसने? उन्होंने खुद ने है। तो उसके बाद में इस बात के विलाप के मायने क्या? बहरहाल हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिशंकर खटीक जी आज खास तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे, वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी भी साथ में। खरी खरी कहने के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी भी साथ में। खरी खरी कहने के लिए देश भर में ख्यात विख्यात पत्रकार श्रवण गर्ग जी हमारे साथ में हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ वीरेंद्र पांडे जी भी होंगे, जो एक स्वतंत्र आवाज है। चर्चा की शुरुआत प्रताप भानु जी से करते हैं। राहुल गांधी जी की टिप्पणी, प्रताप जी, विलाप है, संताप है, क्या कुछ है? किस रूप में ले लें हम उनकी इस टिप्पणी को? देखिए साहब, हिमांशु जी, न संताप है न विलाप है जी। और राहुल गांधी सच बात कहने के लिए जाने जाते हैं। 2 टूक बात करते हैं, लाग लपेट नहीं लगाते। जो बात उनके दिमाग में आई कि 1 साल में ऐसा हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने हाशिए पर कर दिया। उन्होंने बहुत ही संभ्रांत और सधी हुई भाषा में कहा बैक बेंचर बन गए वहां जाके जी। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने तो यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई है उनके बारे में जी। जिस भारतीय जनता पार्टी को 2018 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला था, 170 सीटों से घटकर 160 सीटों पे आ गई थी,
किस तरह से डिफेक्शन से, भ्रष्ट आचरण से ज्योतिरादित्य सिंधिया पे डोरे डालकर, उन्हें पद का लालच देकर जो भी बातें हुई हैं, अब हमारे सामने तो कोई बातें हुई नहीं, ये सब बैकडोरी काम चलता रहा जी। ये चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराया जी। और उनके अपने स्वार्थ हल किए। इन्हें प्रदेश की जनता ने बहुमत नहीं दिया था, मैंडेट नहीं दिया था, पर सत्ता के बगैर ऐसे छटपटा रहे थे, उसमें ये ज्योतिरादित्य सिंधिया इंस्ट्रूमेंटल बन गए, जो इन्हें नहीं बनना चाहिए था। और बीजेपी ने इनके विधायकों को कोई बजट नहीं दिया, इनके किसी भी व्यक्ति को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमेटी बनी, उसमें कोई स्थान नहीं मिला। और अभी 2 दिन पहले नगर निगम की चयन समिति बनी है, उसमें एक आदमी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं रखा है। ये इनकी कार्यशैली का परिचायक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिल्कुल हाशिए पे कर दिया गया है और उनका अहम ठीक कर दिया, मैं तो ये कहूंगा। ये कह रहे हैं प्रताप भानु शर्मा जी। लेकिन इस चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले राहुल गांधी के बयान पर स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अन्य नेता और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया क्या कुछ कह रहे हैं उसे भी सुन लेते हैं, फिर खटीक जी के पास चलते हैं कि ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं वो अपने यहाँ आए हुए नेताओं के साथ। एक बार सुने। चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत। चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत। आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। 2 साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। बिना परमिशन से न मोदी से मिल सकता है न नड्डा साहब से मिल सकता है और उनकी हालत ऐसी हो रही कि घर का न घाट का यह हालत हो गई है। आज वो अपना लोकसभा में आखिरी बेंच पे बिठा दिए और बस ताली बजाते रहो। और कांग्रेस में था उसको अपना अग्रिम पंक्ति में बैठता था, पीछे पंक्ति की दूसरी जगह बैठता था और उसमें अगर वो यहाँ रहता कांग्रेस में तो उसको चीफ मिनिस्टर बनने का ही मौका मिलता। अगर युवाओं की बात आती, राहुल जी कहते नहीं युवा बनना, तो सिंधिया जी का नंबर था। पर अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसको तो ये सब सपने भूल गए, न जो चीफ मिनिस्टर बन सकता है न कोई और आगे रखते। 2022 में उनकी हालत अलग और ज्यादा बदतर कर देंगी वो। तो कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हैसियत को लेकर सवाल है। पर खटीक साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया ही एक व्यक्ति नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने की हसरत रखते थे, कांग्रेस में रहते हुए और छोड़कर भाजपा में आए, भाजपा में मुकाम नहीं मिला। और भी तमाम नेता हैं, असम से जुड़े हुए हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उन्हें भी बड़ा लंबा मौका मिला था कांग्रेस के अंदर बतौर मंत्री काम करने का, पर मुख्यमंत्री नहीं बने, भाजपा में आए। रीता बहुगुणा जोशी, उन्हें भी कांग्रेस में बहुत मौके मिलते थे, भाजपा में आई पर सीएम की दौड़ में लगे। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि जो राहुल गांधी ने यह कहा कि भाजपा में आने के बाद में ये कम से कम शीर्ष पद पर तो नहीं पहुंच सकते, सच ही कहा? अतीत ऐसा बताता है। आप लोगों को ले तो आते हैं पर भरोसा नहीं करते, ये जाहिर किया जा रहा है। सहमत है? जी हरिशंकर जी। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सम्मानीय शर्मा जी, प्रताप भानु शर्मा जी की हम बात सुन रहे थे जी कि उनने मैंडेट खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कांग्रेस में हमेशा अपमान हुआ है जी, हमेशा अपमान हुआ है। उनको कहीं किसी प्रकार से कोई सम्मान नहीं मिला जी। लगातार वो सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक घर परिवार की पार्टी हो गई है, एक घर परिवार की पार्टी हो गई, सिर्फ गांधी खानदान से संचालित होती है। वहां पे चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सम्मानीय सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सब उन्हीं का एक सूत्रीय कार्यक्रम वहां पे चलता है। एक घर परिवार की पार्टी कांग्रेस बन के रह गई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक गांव, गरीब और किसान की पार्टी है, जहां पे हर समाज वर्ग को सम्मानित किया जाता है, हर समाज वर्ग का सम्मान किया जाता है। वहां पर एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। पूरे देश के लिए
एक सोचने की बात है जी। कि भारतीय जनता पार्टी में हर समाज वर्ग का सम्मान किया जाता है। तभी तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री उसमें जो अपनी मेहनत करते हैं और सच्चाई के आधार पर चलते वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आज जो हमारे अभिनव मिश्रा जी, हमारे जो संसदीय मंत्री जी, उनका भी हम वक्तव्य सुन रहे थे, उन्होंने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग एक अपने कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। 2 साल से कोई एक ही आदमी व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना हुआ है। माननीय कमलनाथ जी भी प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और वही मतपेश में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो क्या है ये एक घर परिवार को ये भी चलाना चाहते हैं क्या? ये मतपेश में माननीय कमलनाथ जी पूरे प्रदेश को चलाना चाहते हैं क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि इनने बोला कि हमें मैंडेट नहीं मिला था, भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 सीटें कम हुई थी, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मतपेश की जनता ने, मतपेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट दिए थे। वोटों का प्रतिशत में जरूर कम हुए, लेकिन हमारे जो मतदाता हैं, मतदाताओं ने हमें सबसे ज्यादा वोट दिए। उस मामले तो ये कांग्रेस पिछड़ गई। हरिशंकर जी, आप सारी बात कर रहे हैं, जो सवाल आपसे था उसका उत्तर देने के स्थान पे आपने पूरी की पूरी कहानी मुझे सुना दी। मेरा सवाल केवल इतना है कि अन्य पार्टियों से जिन लोगों को आप भाजपा प्रवेश करा रहे हैं, उन्हें शीर्ष पद पर पहुंचाने के संदर्भ में क्या संकोच है? भरोसा नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता, योग्यता पर संशय है, क्षमता पर संशय है? क्या कारण है कि उनको शीर्ष पद नहीं दिया जाता? राहुल गांधी ने इस और ही इंगित किया है। उनका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अतीत बता रहा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह को आप लेकर आए, नहीं बनाया। आप हेमंत बिस्वा को लेकर आए, नहीं बनाया। रीता बहुगुणा जोशी को लेकर आए, नहीं बनाया। लंबी फेहरिस्त है। आप उन्हें पहला तो देते हैं, पर जिसकी हसरत करते हैं वो नहीं देते। कुछ कहेंगे? हमारा ये कहना है कि हर आदमी का सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी में सम्मान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी बहुत सम्मान है जी। भारतीय जनता पार्टी में सम्मान उनका भी है। वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में, हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में, मुख्यमंत्री जी भी एक कार्यकर्ता के रूप में है। जो मेहनत करता है उसे समझता है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, उनका सम्मान है। खिदमत से, सबके सहयोग से और सजगता से और जनता का दिल जीत करके, और कई चीजें ऐसी होती हैं जो किस्मत से भी मिलती हैं, जनता का दिल जीत करके भी सफलता होती है। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी करोड़ जनता को अपना भगवान मानते हैं, और आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष की बात मानता है, चाहे शीर्ष नेतृत्व की बात हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व की बात हो, मानते हैं। इसी प्रकार से सिंधिया जी भी हैं हमारे अब सबके, हम सब लोगों के नेता हैं, वो सम्मान नेता हैं। हमारे बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी हुए, उनका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी सम्मान है। वो कोई आदेश करेंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब कार्यकर्ता बात मानेंगे। कुल मिला के सम्मान है, स्थान के संदर्भ में सवाल ना किया जाए। हरिशंकर खड़गे जी की बात से इतना ही समझ में आ रहा है। लेकिन मैं श्रवण जी आपके पास आता हूं, आपसे समझना ये चाहता हूं, राहुल गांधी की बात को भले ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। जो सवाल मैं हरिशंकर जी से कर रहा था, उन्होंने उस तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की, पर शायद आप जाएं। भारतीय जनता पार्टी में आने की होड़ मची है, लोग आ रहे हैं, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर दूसरी पार्टियों में रहने के बाद भी आ रहे हैं, पर वो स्थान तो नहीं पा रहे हैं जो अपनी पार्टी, मूल पार्टी में रहते हुए वो हसरत रखते थे, फिर भी आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए हिमांशु जी, अगर किसी को पार्टी छोड़कर जाना हो, जी, कांग्रेस छोड़कर जाना हो, तो वो कब जा रहा है आज की स्थिति में? जी, मतलब देश में पार्टी है जी, ये पूरा 3 लोगों में है, भारतीय पार्टी, कांग्रेस और सिंधिया जी। हम पहले ये समझते राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये दूसरे जो डिफेक्टर्स बैठे हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए कहा है जी कि देखिए जो लोग गए हैं उनका क्या हश्र हो रहा है जी। इसमें मुझे लगता नहीं कि सिंधिया के लिए उन्होंने कोई अपमानजनक कोई बात कही है जी, या सिंधिया ने भी जिस तरह से रिएक्ट किया वो राहुल के प्रति कोई असम्मान व्यक्त नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा है कि जो बात आप अभी कर रहे हैं जी, जब थे तब अगर करते तो बहुत ज्यादा ठीक रहता। वो इतना कह के उन्होंने अपनी बात को खत्म कर दिया जी। तो राहुल ने ऐसा क्यों कहा जी, तो राहुल ने मोटे तौर पर इसलिए कहा कि भाई जो लोग जाना चाहते हैं वो सोच लें कि उनकी स्थिति क्या बनने वाली है। जी,
पर इसमें मुद्दा ये है कि सिंधिया को जाना क्यों पड़ा। जी। और राहुल जो कह रहे हैं कि आप रुक जाते तो मुख्यमंत्री बन जाते, तो सिंधिया तो 19 साल से रुके हुए थे जी। और राहुल उनको किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाने वाले थे। जी। मतलब जैसा नरोत्तम जी ने भी कहा है जी। कि पायलट क्यों जा रहे हैं, वो पायलट को क्यों नहीं रोक पाए। जी। या 23 लोग ये जो बैठे हुए हैं जाने के लिए, गुलाम नबी आजाद बैठे हुए हैं, जी। उनको क्या आश्वस्त कर दिया है राहुल गांधी ने कि नहीं आप मत जाइए, कांग्रेस का नया अध्यक्ष प्राप्त होने वाला है। जी। राहुल क्या कहना चाहते हैं ये बहुत साफ नहीं है। मतलब राहुल ने एक बात कही है जी। कि सिंधिया के साथ कोई अन्याय हुआ है, जी। पर सिंधिया के साथ अन्याय तो हुआ है, आपने उनको दीवार पर पहुंचा दिया, पुश टू द वॉल। जी। तो इसमें से जो निकलता वो ये है कि राहुल की चलती नहीं है। जी। न मध्य प्रदेश में चलती है, न राजस्थान में चलती है, न देश में चलती है। क्योंकि अगर चलती होती तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं देते। जी। न राजस्थान में चलती है, अगर सचिन पायलट छोड़ के चले जाते हैं, जी। चले गए थे वो, क्यों गए थे वो, इसीलिए गए थे ना कि उनको फ्रस्ट्रेशन था। जी। अब जो जाने वाला है वो भी जानता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता भारतीय जनता पार्टी में। जी। आपसे नाराज होकर जा रहा है वो किसी सौदे के तहत नहीं जा रहा है। आपने इतना ज्यादा धकेल दिया उस आदमी को जी। कि उसके पास कुछ बचा नहीं। आपकी सरकार, मतलब सरकार गिरा रहा है एक आदमी, तो आप सोचिए कि कितने डेस्परेशन में गिरा रहा है वो आदमी सरकार। श्रवण जी, मैं बीच में रोकता हूं आपको, और मेरी आपसे जानने में दिलचस्पी है कि आप राजा बनना चाहते थे, पर वजीर की हैसियत में आप वहां हैं। आप वजीर बन के संतुष्ट नहीं है, आप दूसरी जगह जाकर फकीर के तौर पर रहने के लिए तैयार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही ना बन पाए हों, पर वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे। प्रियंका गांधी के साथ अकबर रोड के कार्यालय में कक्ष साझा करते थे। लंबे समय तक जब मौका रहा तो सरकार में मंत्री भी रहे। उन सारी हैसियतों को छोड़ के आज एक अदद सांसद और पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं जिस पर टिप्पणी आई है। क्या हासिल कर लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आके? क्या वो सम्मान, क्या वो स्थान मिला जिसकी उम्मीद की थी? लोकसभा के चुनाव में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ करके दिखा देते जी, और अपनी खुद की सीट जीत कर दिखा देते जी, तो शायद स्थितियां अलग होती। वो महासचिव बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जी, आपने अपनी पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस तरह से हालत कर दी थी कि उनको अपनी ही पार्टी में आपने फकीर बना दिया था। जी, तो उनको लगा कि यार आप एक ऐसी पार्टी में जो खत्म होने के कगार पर है जी, और जिसको सारे लोग मिलकर खत्म करना चाहते हैं, उसमें नकली राजा बने रहने से क्या फायदा। किसी दूसरी पार्टी में फकीर बन के रहना अच्छा है, जो कि बड़ी पार्टी है। जी, और भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया के भविष्य को लेकर जी, अभी से कोई अटकलें लगाएं और राहुल गांधी कहें बैक बेंचर हैं, जी, तो अभी तो बहुत सारे लोग बैक बेंचर हैं। सुशील मोदी भी आए हैं बिहार से, वो भी बैक बेंचर हैं। जी, जो नए लोग आ रहे हैं वो भी बैक बेंचर हैं। और इतने मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते जितने की बनना चाहते हैं। जी। तो कोई एक तरीका होता है चीजों को चलाने का। अगर कांग्रेस अपने घर को ठीक से नहीं चला पा रही है और राहुल गांधी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो उनको मतलब क्या अधिकार है कि वो लोगों को रोक रहे हैं कि आप मत जाइए, और वहां आपकी स्थिति बैक बेंचर की हो जाएगी। तो श्रवण जी का कहना है कि राहुल जी से खुद तो कुछ होता नहीं है, दूसरों के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है इस समय पैनल में जो भारतीय जनता पार्टी की रीति को, नीति को, तरीके को बड़ी बखूबी जानते हैं। नाम उनका वीरेंद्र पांडे है। वीरेंद्र जी, आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि लोग अमूमन भाजपा पे ये आरोप लगा रहे हैं कि ये यूज एंड थ्रो करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। अब ये केवल लोगों का चुनाव की दृष्टि से, समीकरण की दृष्टि से केवल इस्तेमाल करती है और भूल जाती है। आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ऐसी पार्टी है तो
तो अभी होड़ तो लगी हुई है भाजपा में ही जाने की। अभी बंगाल में भी देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से नेता उछल उछल कर भाजपा की गोद में बैठने के लिए बेताब हो रहे हैं। 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक जो तृणमूल कांग्रेस के थे वो भाजपाई हो चुके हैं। सिंधिया जी को लेकर टिप्पणी राहुल जी कर रहे हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी है, क्या है भाजपा का ऐसा कौशल जिसके चलते इस अपमान के बावजूद भी, ऐसी उपेक्षा के बावजूद भी, ऐसे उदाहरण देखने के बावजूद भी, एक लंबी फेहरिस्त है जो नेता अपनी पूर्व पार्टी में कहीं बड़ी हैसियत में थे, छोटी हैसियत के बावजूद भी बने हुए हैं, फिर भी लोग आ रहे हैं, क्यों? देखिए, तो महत्वाकांक्षा है जी। सब लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस एक मरती हुई पार्टी है जी। भविष्य में भी कुछ इसका बनेगा उसको किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सिद्धांत के आधार पर आदमी किसी पार्टी में काम करता है और किसी विचार से जुड़ा हुआ होता है तो वो फिर अपनी पार्टी में तकलीफों के बावजूद रहता है। जी। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है कि उभरती हुई पार्टी है, इसी पार्टी का भविष्य है, तो इसमें चले जाएं, आज नहीं तो कल कुछ मिल जाएगा, इस मुगालते में, इस आशा में लोग पड़े रहते हैं कि शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर पिछले उदाहरण को देखें, भारतीय जनता पार्टी में एक खास बात है जी। शीर्ष पदों पर वही व्यक्ति होगा जिसके आरएसएस की पृष्ठभूमि होगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की पृष्ठभूमि होगी। एक ही अपवाद मुझे दिखता है जी। लेकिन वो अपवाद भी पूरी तरीके से अपवाद नहीं है, सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज की पृष्ठभूमि समाजवादी थी, लेकिन उसके बावजूद उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया और नेता प्रतिपक्ष का पद भी उनको दिया गया जी। लेकिन जहां प्रधानमंत्री की बात आई उनको पीछे कर दिया गया जी। तो भारतीय जनता पार्टी में दो ऐसे पद हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि आवश्यक होती है। एक तो महामंत्री संगठन जी। महामंत्री संगठन उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो कम से कम प्रचारक की श्रेणी का होगा जी। और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वही व्यक्ति हो सकता है जो संघ की लाइन से निकला हुआ हो जी। अब माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर बहुत अच्छी हैसियत में थे, लेकिन ये कहते हैं ना कि किसी गरीब के घर का मुखिया बनना उससे अच्छा किसी अमीर के घर का दरबान बन जाना ज्यादा अच्छा है जी। शायद उनको उसमें कुछ गौरव का अनुभव होता होगा जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सिंधिया जैसे कद के व्यक्ति को जी अगर पार्टी में स्थान नहीं भी मिल रहा है तो धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, या अगर उनको लगता था यहां पर कोई भविष्य नहीं तो घर में बैठ जाना चाहिए था, स्वतंत्र रूप से, जैसे उनके पिता ने एक बार अलग से पार्टी बनाई थी जी। उस प्रकार का पार्टी बना के आना चाहिए। इसमें तो 2 साल बाद, 4 साल बाद सिंधिया की हैसियत 2 कौड़ी की हो जाने वाली है जी। और ये हम लगातार देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में पहली बार नहीं है जी। ऐसे सब लोगों को जब तक उनका उपयोग है जी तब तक उनसे काम लिया जाएगा जी। और जिस दिन उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी उनको बाहर कर दिया जाएगा या उनकी हैसियत को समाप्त कर दिया जाएगा। वही स्थिति इनकी भी होने वाली है। धीरे 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 उनकी जो जमीन है जी। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सशक्त संगठन है जी, एक वैचारिक आधार है और उस कारण धीरे से उनकी जमीन को जो आज उनकी जरा सी उस अंचल में बनी हुई है वो समाप्त होने वाली है, ये उनके हाथ से निकल जाने वाला है जी। और आज जो हैसियत है कल वो हैसियत भी इनकी नहीं रहने वाली है। आज जो हैसियत है वो कल हैसियत भी नहीं रहने वाली। दूसरा आपसे टिप्पणी इस बात में कि राहुल गांधी 1 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़े हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में। आज ये बयान देकर राहुल गांधी ने क्या कोशिश की है? कुछ लोग और जो जाना चाह रहे हैं उनको रोकने की कोशिश है, अपनी हताशा है, किस रूप में देख रहे हैं आप राहुल गांधी के बयान को? श्रवण जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक बात कही जी कि जिस तेजी से जाना शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ कांग्रेस पार्टी के लोगों का, उसमें शायद इनके कहने से कुछ लोग रुक जाएं जी कि भाई वो ये आशा दिला रहे थे अगर यहां रहते तो उनको मिल जाता जी। तो ये शायद उन लोगों के लिए संदेश दे रहे हैं जो अभी जो बीच में बैठे हुए हैं, अभी पूरी तरीके से निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि जाएं कि ना जाएं, तो शायद उनको ये तो एक उदाहरण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाने के बाद में कुछ बहुत होने वाला नहीं है। लेकिन तो बाकी लोग भी दिखते हैं, लेकिन नामालूम कौन सा वो जैसे वो लोमड़ी या सियार उसके फल के पेड़ के नीचे खड़ी है कि जी हाँ वो आशा रहेगी टपक जाएगा जी।
लेकिन वो टपकता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन प्रताप भानु जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा में जाकर बैक बेंचर हो गए। राहुल गांधी को बड़ी चिंता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान की, स्थान की। पर हमें चिंता ये हो रही है कि कम से कम राहुल गांधी जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं उनके पास पीछे ही सही पर बेंच तो है। पर हम देख रहे हैं कि तमाम विधानसभाओं और संसद में कांग्रेस की तो बेंच ही गायब होती जा रही है। इस बेंच की चिंता करने के स्थान पर कौन कहां बैठ रहा है, इसकी चिंता आपके नेता कर रहे हैं। कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे प्रताप भानु जी? आपकी बेंचें जो घटती जा रही हैं, सिमटती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं, इसकी चिंता कर ले तो ज्यादा बेहतर नहीं? नहीं, हम जरूर करना चाहेंगे। और जो श्रवण गर्ग जी ने कहा, जो राहुल गांधी ने टिप्पणी करी है या जो उन्होंने कहा है, सच और सच एक रियल स्टेटमेंट दिया है जी, वो इस बात की तरफ इंगित करता है कि जो लोग जिनके ऊपर बीजेपी के नेतृत्व के लोग डोरे डाल रहे हैं पार्टी छोड़ने के लिए, पद देने के लिए, लुभावने वायदे यदि कर रहे होंगे तो कुछ खबरें होंगी राहुल गांधी के पास में, तो उन्होंने वो संकेत दिया है। और आपने स्वयं भी कहा, क्या हुआ रीता बहुगुणा का, क्या हुआ हेमंत बिश्व शर्मा का, क्या हुआ अन्य लोगों का जो राज्यों में गए और उनका यूज एंड थ्रो ही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसके पीछे राहुल गांधी ने साफ ये कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बेंच पर नहीं बैठे थे जी। उनका भविष्य कांग्रेस के अंदर उज्जवल था और मध्य प्रदेश के टॉप 3 लीडर्स में उनकी गिनती होती थी जी। और जैसा पांडे जी ने कहा कि उन्हें सब्र रखना चाहिए था जी। जब 115 120 विधायक जीत कर आए और उनके समर्थन में मुश्किल से 20-22 विधायक थे मुख्यमंत्री बनाने के, उसमें बाकी कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह के समर्थन में थे जी। तो जब उन्हें देख लेना चाहिए था कि जब कोई भी फैसला होता है प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का या निर्वाचित नेता का, तो उसमें समर्थन जुटाना आवश्यक होता है। तो सबर करते तो उनका भविष्य तो था इसमें। अब राहुल गांधी जी ने ये देखा 1 साल के अंदर कि यहाँ तो वो फ्रंट से लीड कर रहे थे जी। पिछले 18 साल में लगातार सांसद रहे, सिर्फ 2019 में हारे जी। 2 बार मंत्री रहे, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे, आप संसदीय दल में आप सचेतक चीफ रहे। मैं एक बार आपको रोकता हूं, आपको भी आनंद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की छिछालेदारी में आ रहा है। हमारा सवाल कांग्रेस की फजीयत को लेकर है। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया कम से कम बेंच तो है जिसमें बैठने का मौका है। कांग्रेस में थे, पूर्व सांसद थे, राज्यसभा के लिए भी आप तरसा रहे थे। भाजपा ने कुछ ना किया हो, एक अदद राज्यसभा देके सांसद तो बनवा दिया। सवाल आपसे इस बात का है कि राहुल गांधी इस बात की चिंता क्यों नहीं कर रहे, इस संदर्भ में क्यों नहीं बता रहे कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस की सीटें हर सदन में इस कदर घटती जा रही हैं कि आने वाले समय में चिंता है कि कोई बेंच बचेगी भी कि नहीं बचेगी कांग्रेसियों को बैठने के लिए। इस पर कुछ प्रताप भानु शर्मा जी कहे ना, सिंधिया की चिंता तो पूरा देश कर लेगा, आप कांग्रेस की चिंता कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की चिंता करेंगे और कांग्रेस की चिंता करने के लिए ही हमारा नेतृत्व लगातार काम कर रहा है जी। तो एक दौर आता है, कभी नाव पानी में, पानी कभी नाव में, ऐसा हो जाता है। हमने वो समय भी देखा है जब अटल जी के टाइम पर सिर्फ 2 सीटें जीत कर आए थे लोकसभा में बीजेपी के लोग, सिर्फ 2 सीटें आई थी। मैं उस समय सांसद था, इसलिए मैं इस बात को याद रखता हूँ 84 में। और उस समय के बाद जो परिवर्तन हुआ और उन्होंने जिस तरह से एक धार्मिक उन्माद पूरे देश में पैदा करने की कोशिश करी, उससे परिवर्तन हुआ है। लोगों की भावनाओं से खेले हैं। कांग्रेस ने इन सब मुद्दों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया या इन्हें जीत का या राजनीति का हथियार नहीं बनाया। पर आपकी बात से मैं सहमत हूं, हमें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने बीजेपी के संगठन नीचे प्रदेश लेवल पे और जिला लेवल पे उनके अनुशासनिक संगठनों के कारण मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। हमें उसको देखकर, उससे सीख लेकर हमारे प्रदेश नेतृत्व को, हमारे एआईसीसी को, हमारे सभी लोगों को, संगठन को मजबूत करना होगा। बीजेपी तो सिर्फ अपने मुद्दे ढूंढ लेती है। अब देखिए आप मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, उधर आप आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा को लालच देके मुख्यमंत्री का तोड़ दी कांग्रेस को। अब क्या हुआ, अब आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जी। तृणमूल कांग्रेस जिनको टिकट नहीं दे रही थी, एक भगदड़ जैसी मचाने की उन्होंने तृणमूल में कोशिश करी है। और एक बात को हिमांशु जी देख लीजिए कि वहां इस सब के बावजूद पूरी केंद्रीय सरकार लगी है, पूरा भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लगा है,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसपास के सराउंडिंग स्टेट से लोगों ने जाकर वहां धरना कमान संभाल रखी है जी। एक महिला मुख्यमंत्री जो एक ईमानदारी से उस प्रदेश का संचालन कर रही है, उसको किस तरह से दबाकर, झूठ बोलकर, और प्रधानमंत्री स्वयं 2 दिन पहले जो मीटिंग करी थी उन्होंने कलकत्ता में, क्या क्या बातें नहीं करी। प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। प्रधानमंत्री, 2 सवाल है मेरे आपसे आपकी इस टिप्पणी के आधार पे। एक तो तमाम कांग्रेस के नेता यही तर्क देते रहते हैं कि भाजपा एक समय 2 सीटों पर थी और अब कहां पहुंच गई है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस इसी बात का इंतजार कर रही है कि हम भी एक बार संसद में, लोकसभा में 2 सीटों पर पहुंच जाएं और फिर रीस्टार्ट करेंगे और फिर हम भाजपा की ऊंचाई को लेंगे। एक तो सवाल आपसे यह है कि क्या अगले चुनाव में हम इसकी प्रतीक्षा करें। एक दूसरा, पश्चिम बंगाल में आपकी कांग्रेस स्वयं भी चुनाव लड़ रही है, पर आपको चिंता ममता बनर्जी को लेकर, प्रधानमंत्री और भाजपा की तैयारियों को लेकर है। इतने अपने हथियार डाल दिए, इतना अपने आप को निरुत्साहित कर लिए, इतना चुनाव में अपने आप को आप अप्रासंगिक मान लिए कि ममता बनर्जी की पैरवी करना प्रताप भानु शर्मा जी को ज्यादा बेहतर लग रहा है, बताए इसके कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की किसी संभावना को आप व्यक्त कर दे। 2 सवाल आपसे। तो दूसरे सवाल का उत्तर मैं सबसे पहले देना चाहूंगा जी कि ममता बनर्जी और जितने भी कांग्रेस और लेफ्ट के जो संगठन हैं जी, इन सबका एक ही लक्ष्य है कि जिस तरह से भाजपा ने भ्रष्ट आचरण से दूसरे प्रदेशों में काम किया है, वो अपने उस तरह के तौर तरीके से कामयाब ना हो पाए और सब लोग एकजुट होकर बीजेपी को हराएं। जैसे बीजेपी ममता को हराने के लिए डिफेक्शन करवा रही है, भ्रष्ट आचरण का सहारा ले रहे हैं, वो आतंक का सहारा ले रहे हैं, झूठ बोलने का सहारा ले रहे हैं, पैसे बांटने का सहारा ले रहे हैं। यदि हम राजनीतिक रणनीति में सब विपक्ष के लोग एक होकर बीजेपी को हराने की बात तय करते हैं, तो ये तो एक रणनीति है, एक सोची समझी हमारी योजना है जिस पे हमें काम करना चाहिए। और दूसरा, जो पहला प्रश्न था कि क्या हम 2 का इंतजार कर रहे हैं, 2 पर कांग्रेस कभी नहीं आएगी। आज जो आई है वो भी इनके फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी जो स्ट्राइक करी थी उसके कारण जो एक माहौल बन गया था शॉर्ट में, श्रीनगर में, पुलवामा में जो घटना हुई, उससे एक हमारे देश के लोग हो जाते हैं एकदम से राष्ट्रवाद में अभिभूत हो जाते हैं। परंतु यदि खुले रूप में, यदि खुले वातावरण में चुनाव होते तो हमारी सीटें भी 150 के आसपास, हमारी सीटें भी 150 के आसपास जाती। लेकिन मैं खड़ीक जी आपके पास वापस आता हूं। वीरेंद्र पांडे जी की टिप्पणी के साथ में आपसे संवाद करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पर जाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्टिफिकेट की जरूरत रहेगी। उसके बगैर भले ही आपकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो, आपके अंदर योग्यता हो, आपके अंदर क्षमता हो, जनता का समर्थन हो, इसके बावजूद भी आपको शीर्ष पद नहीं मिल सकता, ऐसा वीरेंद्र पांडे जी का कहना है। वीरेंद्र पांडे जी ने अपने जीवन के 3 दशक से ज्यादा आपकी पार्टी में लगाए हैं, सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं। उनका यह अनुभव के आधार पर बयान है। आपकी पार्टी के पूर्व नेता के इस बयान को कितने साथ आप स्वीकारते हैं? हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा राष्ट्र के पुनर्निर्माण की चिंता करता है कि हमें अपने देश को आगे कैसे ले जाना है, हमें अपने देश की तरक्की कैसे करना है, हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए कैसे अच्छे से अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन करना है। राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छे से अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम होता है कि हम राष्ट्र का पुनर्निर्माण करें, राष्ट्र हमारे सर्वोच्च शिखर पर कैसे पहुंचे, दुनिया में सबसे, हिंदुस्तान का माथा सबसे ऊंचे कैसे पहुंचे। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है वरिष्ठ हमारे, वो हमेशा चिंता करते हैं इस चीज की। हमारे देश का माथा ऊंचा होना चाहिए, स्वाभिमान के साथ होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की तरक्की होना चाहिए। और इस कारण से ये है। दूसरा ये है कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, कुशाभाई ठाकरे साहब और स्वयं हमारे सिंधिया साहब की दादी माँ राजमाता सिंधिया जी, प्यारेलाल खंडेलवाल साहब, कैलाश सारंग जी और ऐसे अनेकों लोग, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा जी, ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष लोग रहे हैं जिनने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, जनसंघ के लिए जिन्होंने काम किया, लगातार मेहनत की, गांव-गांव पदयात्रा की, गांव-गांव में गए, संघर्ष किया उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, व्यवस्थित तरीके से मेहनत की। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतपेश का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, देते हैं कि हम उन लोगों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी उनके अनुसरण के आधार पर पांव वाले भैया कहे जाते हैं, उनके आधार पर उन्होंने भी मेहनत की है।
इसी का परिणाम है कि आज वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और पूरे मध्यप्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। सेवा ही नहीं कर रहे बल्कि मध्यप्रदेश का विकास भी वो कर रहे हैं, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए। खड़ी जी, मेरा एक आपसे जानने में दिलचस्पी है, सवाल कोई भी हो, उत्तर आपने अपना ही तय कर रखा है। सवाल कुछ भी लिख दिया जाए, उत्तर आप अपना ही वाला देंगे। मेरा सवाल तो केवल आपसे इतना मात्र था हरिशंकर जी, आप बहुत अनुभवी नेता हैं, कि जो अन्य पार्टियों से आप भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करा रहे हैं सम्मानित नेताओं का, उन्हें शीर्ष पदों पर स्थान नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि उनके पास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसा वीरेंद्र पांडे जी का कहना है। क्या इस बात को आप सही मानते हैं या इसे आप नकारते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर भी पद देते हैं? ये आपसे सवाल है। नहीं, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर भी पद मिलता है। अभी पश्चिम बंगाल की भी बात हो रही थी, वहां के लोग भी, क्योंकि सब जानते हैं कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस को अब पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस से टोटल विश्वास खो चुका है जनता का, देश की जनता का, और कांग्रेस वास्तव में डूबता हुआ जहाज है। इस कारण से सब लोग कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास, हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कर रहे हैं। इसलिए सब लोग कांग्रेस छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए। इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ये हरिशंकर खड़गे जी का कहना है। लेकिन मैं श्रवण जी आपके पास में आता हूं और वीरेंद्र पांडे जी की बात को और विस्तार देना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अभियान चलाया हुआ है भाजपा प्रवेश का, तमाम राजनीतिक दलों से लोग आए और भाजपा में शामिल हो जाए और अपने आप को पवित्र कर लें? नितिन गडकरी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री, उन्होंने कहा है कि जो भाजपा में आता है पवित्र हो जाता है। तो ये पवित्रता का जो अभियान है, इसके अंदर क्या आपको लगता है कि एक शुद्धिकरण अभियान और चलना चाहिए कि जो भी भाजपा में आए उसे जो 3 साल का कोर्स होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, उसमें दीक्षित होने की भी एक परिपाटी डाल दी जाए, ताकि शीर्ष पद के संदर्भ में जो अहर्ता की बात आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी कह रहे हैं उसका पालन हो जाए। सिंधिया जी जैसे लोगों को उम्मीद रहे कि हमारा भी भविष्य बन सकता है और इस जगह पर हमें भी कभी देखा जा सकता है। क्या कहेंगे श्रवण जी, आप बड़ी नजदीकी से आपने सारे संगठनों को देखा है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये मानकर चलिए कि आरएसएस का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर लगातार कम होता जा रहा है जी, और नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सहमति से नहीं कर रहे हैं जी। एक नए किस्म की भारतीय जनता पार्टी को वो पैदा कर रहे हैं जी देश में जी। आप उसको समझिए कि अगर देश में एक पार्टी का शासन करना है जी, तो वो शासन कैसे बनेगा, ये उसका प्रयोग है। अपन पहले बंगाल की बात करें क्योंकि आपने छेड़ी बंगाल की बात। अगर कांग्रेस को बंगाल की चिंता होती और मोदी को हराना होता तो कांग्रेस वहां अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं करती जी। आपने देखा कि बिहार में जितने उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़े किए जी, और जितने कम मतों से कई कांग्रेस के उम्मीदवार, तेजस्वी के उम्मीदवार हारे कांग्रेस के कारण जी, तो नीतीश कुमार की जीत हो गई जी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है और उसका मुख्य कारण अधीर रंजन है जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। ये उनकी जिद है कि अगर इस समय कांग्रेस के लोग खड़े नहीं हुए तो कांग्रेस पश्चिम बंगाल से खत्म हो जाएगी। तो उनको चिंता कांग्रेस के खत्म होने की है पश्चिम बंगाल में, उनको चिंता भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में घुसने से रोकने की कम है जी। एक तो मेरा मुद्दा ये है जो बंगाल के बारे में है, जो बिहार के बारे में है, जो कि सब जगह के बारे में कांग्रेस की मानसिकता जो काम करती है जी। दूसरा मेरा कहना है कि सिंधिया मध्य प्रदेश में एक बड़ा फोर्स है, ये मान के चलना चाहिए जी। उनके पास एक 20-22 लॉयल लोगों की फौज है जो उनके एक इशारे पर सरकार छोड़ भी सकती है, सरकार ज्वाइन भी कर सकती है जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ऐसा दूसरा कोई नेता नहीं है जी। ये हमको मानकर चलना चाहिए कि अगर सिंधिया को केंद्रीय नेतृत्व में उचित सम्मान नहीं मिला तो न सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, जो अच्छे अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, दिनेश त्रिवेदी जैसे आ गए,
जी या और जो तमाम लोग आ गए अपने पूरे के पूरे कैरियर को दांव में लगाकर, जी उन लोगों को अगर कुछ नहीं मिला या उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई जी तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। जी क्योंकि इन लोगों के आने से भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही काफी बेचैनी है। जी ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है कि उसमें तृणमूल के लोग भी आ जाएं, कांग्रेस के लोग भी आ जाएं, तमाम लोगों को ले आए आप और गठबंधन करें। ये आरएसएस और आरएसएस का मूल चरित्र नहीं है। जी ये एक मेजर डिपार्चर है, आपको ये मान के चलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की नीति में। तो एक सवाल मैं श्रवण जी आपसे करना चाहूंगा, आपने जो पूरी मीमांसा की है, क्या आपको लगता है कि जो हैसियत ज्योतिरादित्य सिंधिया को पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिली, राहुल गांधी कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो हैसियत नहीं दिला पाए, उनका यह बयान आने वाले समय में भाजपा में शायद हैसियत दिला देगा? क्योंकि आप जो आकलन दे रहे हैं वो बता रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भाजपा को अब सोचना पड़ेगा। क्या माने कि राहुल गांधी ने आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद तब कर दी जब वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, भले ही कांग्रेस में रहते हुए ना की थी? मेरा ऐसा मानता है कि राहुल गांधी के कहने नहीं कहने से ज्योतिरादित्य सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी में हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। अगर आप माधवराव सिंधिया के जमाने को याद करें, क्योंकि प्रताप भानु जी अच्छे से जानते होंगे जी कि उन्होंने किस तरह से अर्जुन सिंह की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की हमेशा जी, और वोरा जी की सरकार को भी, वोरा जी के साथ उनके अच्छे संबंध थे पर दिग्विजय सिंह के साथ उनके संबंध नहीं थे जी तो ये मोती माधव की जो यात्रा निकलती थी मध्य प्रदेश में हम सब लोग देखते थे जी और सिंधिया भी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए मध्य प्रदेश जी। में और उन्होंने पार्टी भी छोड़ी कांग्रेस और फिर से भी गए पार्टी में, पर उनके एस्पिरेशंस कभी इस तरह के नहीं रहे कि उनको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या बन सकते थे, जबकि बहुत पावरफुल माने जाते थे माधवराव किसी जमाने में जी गांधी परिवार के। जी तो ये हमने जो क्राइटेरिया बना लिया है कि सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उनका बड़ा अपमान हो गया या मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हमने सिंधिया से पूछा ही नहीं कि वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे कि नहीं बनना चाहते जी। जो मध्य प्रदेश में चल रहा था उसमें तो राज्यसभा को भी भेजने को तैयार नहीं थे जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन भी उनको देने को तैयार नहीं थे और ये कुछ मिलजुल के दो लोगों ने पूरी की पूरी इस तरह की स्थिति कांग्रेस में बना दी कि उनको लगा कि यार जहां आप राजा बन के बैठे हैं उससे तो अच्छा दूसरी पार्टी में फकीर बन के आप चले जाएं। जी, तो जहां राजा बनकर बैठे उसकी जगह फकीर बनकर चले जाएं, इसलिए चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन वीरेंद्र पांडे जी, आपने जो ये बात कही कि संघ के बगैर वहां पर आपको शीर्ष पद नहीं मिल सकते, तो संघ में दाखिल होने के लिए शर्त क्या है? क्या आज 40 साल 50 साल की उम्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह पात्रता नहीं है कि वो संघ दीक्षित होकर उस अहर्ता को प्राप्त कर पाए जिसके तहत आपके अनुसार शीर्ष पद पाए जा सकते हैं? नहीं, वो तो अभी भी कर सकते हैं वो, लेकिन करेंगे क्या? सवाल इस बात का है कि करेंगे क्या जी। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ये 1.5 लोगों की सरकार है जी, ये भारतीय जनता पार्टी को एक नया कलेवर देने की कोशिश कर रहे हैं जी, जहां पर विचार का कोई स्थान नहीं है, लक्ष्य केवल सत्ता है जी। आपने देखा होगा कि जहां पर ये सीधे सत्ता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, चुनाव से नहीं आ पाते हैं, वहां उपचुनाव से आ जाते हैं जी। और वही इनका सांगठनिक आधार वहां पर बंगाल में नहीं है जी। तो कोशिश क्या हो रही है कि तृणमूल के कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोग उनके यहां आ जाएं, एक बार हम सत्ता प्राप्त कर लें जी। जो इन्होंने हरियाणा में किया जी। लेकिन हरियाणा में दोबारा क्या हुआ जी, फिर से वो स्थान को प्राप्त नहीं कर पाया जी। ये बात ठीक है कि संघ से धीरे धीरे विमुक्त करने की कोशिश हो रही है और जब तक गुजरात प्रांत के अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, भी उन्होंने इस प्रकार की कोशिश की थी। वहां पर संघ के सारे लोग परेशान थे, सारे अनुषांगिक संगठन परेशान थे, स्वदेशी जागरण मंच हो, चाहे मजदूर संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, सबकी हैसियत को उन्होंने कमजोर कर दिया था। यहां पर भी वही कोशिश हो रही है। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खुदबुदाहट है जी।
अभी हो सकता है कि जैसे कांग्रेस में हुआ करता था कि इंदिरा गांधी जिताने की ताकत रखती थी, जवाहरलाल नेहरू जिताने की ताकत रखते थे, इसलिए उनके खिलाफ बात नहीं होती थी जी। लेकिन आज जो इनका नेतृत्व है उनमें चुनाव जिताने की ताकत नहीं है, इसलिए विद्रोह खड़ा हो रहा है जी। इस प्रकार की स्थिति आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी में भी उभर सकती है और संघ में भी इस प्रकार के विचार के धड़े हो गए हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी हमारे चंगुल से बाहर जा रही है। इस प्रकार के विचार रखने वाले भी बड़ी संख्या में संघ में भी लोग हैं, इसलिए वहां पर भी अंतर्द्वंद है कि किस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया जाए। ये अंतर्द्वंद वहां पर भी है। आज जरूर है कि सामने कोई विकल्प या कोई नेतृत्व ऐसा खड़ा नहीं है जो आज जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसके मुकाबले में आ सके जी। उसी वजह से बाकी पार्टियों से लोग आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि किसी परिवार के या किसी कंपनी के मुखिया, छोटी कंपनी के मुखिया बनने के बजाय आदमी अमीर आदमी का दरबार बनना ज्यादा ठीक समझता है। सिंधिया जी वहां पर गए केवल क्या इसीलिए गए हैं ना कि वहां पर तो हमको राज्यसभा की भी जगह नहीं है जी, हम तो कम से कम राज्यसभा में तो बैठ सकेंगे, सम्मानीय सांसद तो हो गए। हाँ, आप ये देखिए, श्रवण जी ने कहा कि उनका अभी एक आधार है, 20-25 लोग ऐसे हैं जो उनके कहने से हट सकते हैं, लेकिन देखिए धीरे धीरे ये आधार भी खिसक रहा है जी। मैं जानता हूं, राजमाता सिंधिया के साथ मैंने काम किया है, उस समय जो उस सारे क्षेत्र में उनका प्रभाव था उससे कम हुआ माधवराव के समय, इस समय और कम हो गया है। इसमें शक की बात नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद 1.25 लाख वोटों से चुनाव हारे हुए, लेकिन प्रताप भानु जी, जबकि उनके परिवार में पहले कोई हारा नहीं। प्रताप भानु जी, मैं आपके पास में जो आना चाहता हूं वो इस सवाल को लेकर आना चाहता हूं कि आखिर राहुल गांधी ने अपने इस बयान से संदेश क्या दिया, क्या हासिल कर लिया उन्होंने इस बयान को देकर के? अगर वो कांग्रेस में रहते तो एक दिन मुख्यमंत्री बन सकते थे। सचिन पायलट कांग्रेस में बने हुए हैं, किस हालत में कर दिया गया है ये हम देख रहे हैं। सम्मान्य उप मुख्यमंत्री थे, सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष थे, समझाइश के बाद रुक गए हैं या परिस्थितियों के चलते रुक गए हैं, महज सम्मान्य विधायक बनकर रह गए हैं। राहुल गांधी के बयान पर कितना भरोसा आप कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं बाकी कार्यकर्ता भी कर लेंगे? नहीं, राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पे ये कहा है, जिस तरह से उपेक्षा हो रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की जी, और उन्हें बैक बेंचर या साइड लाइन कर दिया गया है, तो उसमें सही बात कहने में काहे की झिझक है, और ये बात सच है। हम जानते हैं। मैं माफी चाहूंगा प्रताप भानु जी आपको बीच में रोकने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में क्या हैसियत, इसका सवाल उठाया राहुल गांधी ने, और इस कार्यक्रम में सचिन पायलट की हैसियत में उठाने का सवाल हम कर ले रहे हैं। जरा उत्तर दे दीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बहुत सहानुभूति आपके मन में है, आपके नेता के मन में है। सचिन पायलट को लेकर सवाल मेरे और श्रवण जी के मन में है। कुछ जिज्ञासा का समाधान करेंगे? कोई संतोष उत्तर देने की स्थिति में आप हैं? नहीं, अब उसकी अंदर उनकी क्या चर्चाएं हुई हैं उसकी पूरी जानकारियां तो मुझे नहीं है, पर इतना सही है कि सचिन पायलट को किसी न किसी जवाबदारी में जल्दी से रखा जाएगा, और सचिन पायलट एक कांग्रेस के कर्मठ परिवार से निकल के आते हैं। वो इस तरह का अपॉर्चुनिस्ट मौका या एक मौका परस्त आदमी के रूप में साबित नहीं होंगे। जैसा वीरेंद्र पांडे जी ने कहा कि ये तो एक तरह से सत्ता लोलुपता ही सिंधिया के उसमें दिखी, और उस सत्ता लोलुपता या पद के लिए भागने की बात को बीजेपी ने एनकैश कर लिया, और इसके बाद यूज एंड थ्रो, इसके बाद कोई पूछने तैयार नहीं है। सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर ही रहेंगे, नेतृत्व का पूरा विश्वास उन पर है, और उस व्यक्ति का भविष्य राजस्थान और एआईसीसी स्तर पर साफ है और मजबूत। प्रताप भानु जी, बहुत तजुर्बेकार राजनेता हैं आप, 40 साल हो गए आपको राजनीति के अंतर्गत। अभी जो सचिन पायलट की हैसियत है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले ज्यादा सम्मानपूर्ण है या अपमानपूर्ण है? स्पष्ट तौर पर कहने की हैसियत में है, या इसका उत्तर के लिए हमें श्रवण गर्ग जी की ओर रुख करना चाहिए? नहीं, श्रवण गर्ग जी तो जानकारी का अथाह भंडार है जी, उनकी तुलना तो मैं कर ही नहीं सकता। नहीं, और उत्तर तो आप दे सकते हैं। जैसे वो अपनी बात कह देते हैं, परंतु ये जो सचिन पायलट हैं, इनका पूरा सम्मान कांग्रेस के अंदर है। आने वाले समय में इनको जवाबदारी दी जाएगी, और एक अच्छे उदीयमान नेता हैं कांग्रेस के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर ये अच्छे उदीयमान नेता हैं। तो प्रताप जी, आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उत्तर के लिए श्रवण जी के पास चला ही जाऊं। तो श्रवण जी, आपसे ही सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान को लेकर और स्थान को लेकर राहुल गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर बात कही,
और उन्हीं के समकक्ष एक नाम सचिन पायलट का है। आपसे उत्तर की अपेक्षा है, देश के प्रबुद्ध पत्रकार आप हैं, दोनों की हैसियत के संदर्भ में थोड़ा रोशनी डालें देश के दर्शकों को। दोनों अपनी अपनी जगह पर किस हैसियत को प्राप्त हैं और किसके संदर्भ में आपको सम्मान और स्थान ज्यादा ठीक दिखाई देता है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जब मध्य प्रदेश में अन्याय चल रहा था ना, तो उनको कोई मीटिंग का अवसर नहीं दिया गांधी परिवार ने। न तो राहुल मिले उनसे, न सोनिया गांधी मिली, न उनसे प्रियंका मिली जी, है ना। किसी ने उनसे बात नहीं की और किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की जी। ट्विटर पर उनका इस्तीफा आया, उसके बाद भी हलचल हुई है जी। राहुल गांधी अभी गए थे, जयपुर गए थे और किसान सम्मेलनों को उन्होंने आयोजित किया जी। केवल एक किसान सम्मेलन में उनको बोलने का मौका दिया गया और बाकी किसी किसान सम्मेलन में सचिन पायलट को बोलने का मौका नहीं दिया गया। जिस गाड़ी में राहुल गांधी बैठे हुए थे और गहलोत बैठे हुए थे, उसके पीछे वाली गाड़ी में सचिन पायलट बैठे हुए थे जी। उनको गाड़ी में साथ में नहीं बैठाया गया। और जब से ये एपिसोड हुआ है गहलोत और सचिन पायलट का, दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती। अभी पहली बार ये गुजर डोमिनेटेड कुछ इलाके में एक सभा हुई, किसान सम्मेलन हुआ, और जहां की अभी उपचुनाव होने हैं इसलिए जी वहां पर ये दोनों साथ गए और थोड़ा एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिहाज से दोनों बात करते हुए दिखे जी। तो हकीकत ये है कि सचिन पायलट की स्थिति इस समय वो इसलिए खराब है कि सचिन पायलट अपने साथ उतने लोगों को नहीं जुटा पाए राजस्थान में जितने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे सरकार गिराने के लिए। तो सचिन पायलट को एक तरह से वहां न बीजेपी में उचित स्थान मिल पाया, न कांग्रेस में मिल पाया, और बीजेपी में भी ऑफ कोर्स ये जो वसुंधरा राजे हैं उनके विद्रोह के कारण, उनके विरोध के कारण, तो बहुत सारी चीजें राजस्थान को लेकर। अपने को सवाल ये पूछना चाहिए कि राहुल गांधी अब क्या कर रहे हैं लोगों को रोकने के लिए, और जिन लोगों को जगह नहीं मिली है, आपने सचिन पायलट की बात की जी। अजय माकन की अध्यक्षता में एक संयोजकत्व में एक कमेटी बनी है जी राजस्थान के लिए जी। उसमें वेणुगोपाल भी हैं और एक दो लोग और हैं। तो वो थे हमारे अहमद पटेल जी थे जो अब रहे नहीं दुनिया में, जिनकी डेथ हो गई है जी। आप पूछिए कि अजय मकन ने जाके वहां क्या किया जी, किससे बात की? क्या गहलोत साहब से सिर उठा के भी बात कर पाए क्या वो जी? क्या रिपोर्ट दी इतने दिनों के बाद जी? तो राहुल गांधी कांग्रेस का भी वक्त खत्म कर रहे हैं और देश का भी वक्त खर्च कर रहे हैं। वो इस तरह की बात करके, ज्योतिरादित्य के बारे में बात करके एक पूरे इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं और पूरा इशू उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है कि वो चीजों को टाल रहे हैं जी, और वो होने ही नहीं दे रहे हैं चीजों को। बड़ी कड़ी टिप्पणी है श्रवण गर्ग जी की कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुल मिला के अपना भी, देश का भी, पार्टी का भी, सबका समय ही खराब कर रहे हैं। लेकिन हरिशंकर जी, आपके पास वापस लौटता हूं और इस विषय को एक बार फिर कोशिश करता हूं कि आपसे कोई उत्तर हमें मिल पाए सवाल के अनुरूप। और सवाल केवल इतना है कि जो अन्य पार्टियों से आपने भाजपा प्रवेश का सिलसिला बना रखा है, क्या उनमें से कभी कोई व्यक्ति किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई उदाहरण आप प्रस्तुत नहीं कर पाए। हम आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का चयन एक जनता के माध्यम से होता है। लोकतंत्र में जो अच्छे से अच्छा कार्यकर्ता होता है उसका चयन किया जाता है, जनता के द्वारा वो चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी एक कार्यकर्ता रूपी पार्टी है और सभी जनता को, भारत की जनता, जैसा उसका नाम ही है कि भारत की जनता की पार्टी, भारत की जनता की पार्टी वो है जनता जिसको चयन करती है, चुनती है। जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अपने सम्मान पूर्वक, क्योंकि पद उनको सम्मान पूर्वक जो आते हैं, सम्मान पूर्वक आने के बाद कुछ समय इंतजार करना पड़ता है, उनकी कार्यशैली भी देखना पड़ती है। वो अभी आ रहे हैं, जो आ रहे हैं बिल्कुल मन पाक साफ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं, अच्छा मन लेकर के आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान पूर्वक भारतीय जनता पार्टी में ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में आ रहे हैं, पद के रूप में नहीं आ रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में वो आ रहे हैं
और अभी बात आई, विचार की बात आई थी भारतीय जनता पार्टी में, अभी वक्ता लोग बोल रहे थे, शर्मा जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या है, तो एक विचार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के सामने जो विचार वर्षों से चले आ रहे थे, उन विचारों के अनुरूप काम किया। पूरे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन देश के लिए काम किया। विचार की बात है तो जैसे जहां चुनाव चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वहीं से तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन धारा 370 वहां हटाने के लिए वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और धारा 370 हमारे नरेंद्र मोदी ने हटाई। सीए की बात आई, सीए का कानून भी पूरे देश में लागू हुआ। 3 तलाक की बात आई, भारतीय जनता पार्टी हर समाज वर्ग का सम्मान करती है, सबको लेके चलती है। उसके लिए तीन तलाक तो की कुल बात मिला आई। के भाजपा विचार के लिए काम करते हैं, भाजपा विचार के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो भी भाजपा के विचार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र पांडे जी, हम आपसे पूछ लेते हैं, कोई उम्मीद कर सकते हैं जो तमाम पार्टियों भाजपा प्रवेश का सिलसिला चल रहा है, क्या आने वाले समय में जो आपने कहा कि एक नई भाजपा गढ़ी जा रही है, रची जा रही है, बनाई जा रही है, उसमें इन लोगों को हम शीर्ष पदों पर देख सकते हैं या केवल फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर ही दिखते रहेंगे? नहीं, अभी तो आप आशा नहीं कर सकते जी, लेकिन उन राज्यों में जी, जहां पर पहली बार भाजपा का प्रवेश हो रहा है जी, और उसके माध्यम दूसरी पार्टी के लोग बन रहे हैं, जी, जैसे आपने देखा होगा अभी उन्होंने बैसाखी का सहारा लिया तमिलनाडु में एआईएडीएमके से। जी, असम में भी ये बात हुई, जी, असम में भी दूसरे लोगों के माध्यम से ही वो वहां पर बढ़े हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है। हाँ, लेकिन और आज मैं रोकना चाहूंगा वीरेंद्र जी, हेमंत बिस्वा के योगदान को सभी लोग मानते हैं, पर हेमंत बिस्वा कांग्रेस में रहते हुए भी सम्माननीय मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी में भी महज सम्माननीय मंत्री हैं। यही तो सवाल है कि हसरत तो मुख्यमंत्री की थी। वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे पश्चिम बंगाल है जी, पश्चिम बंगाल में अगर उनको कोई स्थान मिल जाता है जी, तो उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि वहां पर उनका ऐसा कोई कैडर नहीं, इन्हीं में से किसी को आपको बनाना पड़ेगा। जी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में जैसे सिंधिया का मामला हुआ, सिंधिया को अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत मजबूत संगठन है। इन स्थानों पर जब तक इनको उपलब्ध होगा अपना व्यक्ति, तब तक इन ऐसे व्यक्तियों का अवसर तो नहीं कुल मिलाकर वीरेंद्र पांडे जी ने राहुल गांधी की बात पर मोहर लगा दी। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने यह कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही भाजपा में चले गए हैं, पर वहां जाकर वो कुछ भी बन जाए पर मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। वीरेंद्र पांडे जी, कांग्रेस की सरकार भी आएगी। वीरेंद्र पांडे जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र पांडे जी का साथ में कहना है कि कांग्रेस में रहकर भी उनका कुछ होना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री बनने के अब वहां कोई आसार नहीं है। श्रवण जी की टिप्पणी बड़ी सटीक है। श्रवण जी का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिंता छोड़कर बेहतर होगा कि राहुल गांधी इस समय कांग्रेस की चिंता कर लें, और कांग्रेस की चिंता करते हुए अगर कुछ संभावनाएं देख पाएंगे तो शायद देश का, पार्टी का और खुद का भला कर पाएंगे। हरिशंकर जी मुग्ध हैं, उनकी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, देश के लिए, विचार के लिए पूर्णतः समर्पित है, और प्रताप भानु जी इसी संतोष के साथ में हैं कि कुल मिलाकर जैसे भी है हमारी पार्टी चर्चा में तो है, इतना ही क्या कम है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, एक ऐसे विषय पर चर्चा के लिए जिसका कोई निष्कर्ष निकलने की उम्मीद चर्चा की शुरुआत में ही नहीं थी। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि उसे गंवाने का पछतावा अगर नहीं तुझको, उसे गंवाने का पछतावा अगर नहीं तुझको, तेरी जबान पे लफ्ज मलाल क्यों आया। मेरिटी ने जो ये कहा था, ये राहुल गांधी को सादर समर्पित है। राहुल गांधी विचार करें अपनी पार्टी के संदर्भ में, स्वयं के संदर्भ में। बड़ी उम्मीदों के साथ में लोग राहुल गांधी को इसलिए देखते हैं क्योंकि इस देश में लोग एक जिंदा विपक्ष चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सादर प्रणाम।